हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक के साथ। तो आज के लेक्चर में हमने नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक एसिड देखना है। लास्ट लेक्चर में अमोनिया हम डिस्कस कर रहे थे, तो अमोनिया के यूजेस पेंडिंग हैं और कुछ अमोनिया के टेस्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, वो देखते हैं। फिर उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे। तो अमोनिया के क्या क्या यूजेस हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अमोनिया यूज़ होता है एक्सटेंसिवली टू प्रिपेयर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स such as ammonium nitrate, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट। फिर जो अमोनिया है वो हम यूज़ करेंगे इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो कि इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। और नाइट्रिक एसिड को हम प्रिपेयर करते हैं कमर्शियली ऑसवाल्ड प्रोसेस से। और आपने अमोनिया को सॉल्वेज प्रोसेस में भी यूज़ किया हुआ है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द चैप्टर एस ब्लॉक। फिर जो लिक्विड अमोनिया होती है इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा रहती है और ये रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होती है। तो जो आइस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती हैं, आइस फैक्ट्रीज में ये अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट यूज़ होगी। अब अमोनिया के क्या क्या टेस्ट हैं देखिए। अमोनिया आपको पता है इट इज़ बेसिक इन नेचर, तो ये क्या करेगी, रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देगी। फिर हमने ये देखा था कि अमोनिया या अमोनियम आयन का क्या टेस्ट रहता है। जब आप उसको नेस्लर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हो यू गेट अ ब्राउन प्रेसिपिटेट। नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता था, K2HgI4 प्लस KOH। और ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको किसका मिलता था, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। ये ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। फिर जब आप अमोनिया को HCl के कांटेक्ट में लेके आओगे, अमोनिया गैस को HCl के साथ मिक्स करोगे, क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। और क्या बनता है, जो सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड, इसके वाइट फ्यूम्स रहते हैं। तो ये भी आपका टेस्ट ऑफ अमोनिया हो गया कि जब आप अमोनिया गैस को HCl के कांटेक्ट में लेके आओगे वाइट फ्यूम्स निकलेंगे, वो वाइट फ्यूम्स NH4Cl के होंगे। फिर एमोनिया को अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से पास करवाते हो तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो डीप ब्लू कलर अटेन कर लेता है। CuSO4 का सॉल्यूशन वैसे भी ब्लू कलर्ड होता है, ऐसा सॉल्यूशन आपको दिखेगा कॉपर सल्फेट का। बट जब आप इसमें एमोनिया का सॉल्यूशन डाल दोगे, NH4OH डाल दोगे या एमोनिया गैस इसमें से पास करवा दोगे, तो इसका जो कलर होगा वो डीप ब्लू हो जाएगा आफ्टर द एडिशन ऑफ एमोनिया। अब ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। एमोनिया के पास करवाने पे एमोनिया बहुत अच्छा लिगेंड है, वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर लेता है ट्रांजिशन मेटल आयंस के साथ। ये कॉम्प्लेक्स आयन बनता है जो कि सॉल्यूशन का कलर डीप ब्लू कर देगा। ओके। फिर एमोनिया को अगर आप क्लोरोप्लेटनिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो यू गेट अ येलो प्रेसिपिटेट। क्लोरोप्लेटनिक एसिड क्या होता है, इट इज़ H2PtCl6। तो वही एसिड बेस रिएक्शन होगा और आपके पास एमोनियम क्लोरोप्लेटनेट मिल जाएगा विच विल गिव यू अ येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये टेस्ट ऑफ एमोनिया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन बहुत सारी ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, आपको पता है। NO सॉरी सबसे पहले +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में N2O, फिर NO, फिर N2O3, फिर NO2, फिर NO2 डायमराइज कर जाती है टू गिव यू N2O4, फिर उसके बाद N2O5। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करो, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, तो दो NO2 के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, N2O4 बना लेते हैं। इसमें भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसमें +5 है। दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक माइल्ड एनेस्थेटिक है। इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है।
डेंटिस्ट्री में यूज़ होती है एज माइल्ड एंटीसेप्टिक। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, फिर ये डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो पॉल्यूटेंट भी है। फिर नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और फिर है डाई नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारी ऑक्साइड्स एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं N2O। तो N2O को आप डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हो और नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड भी बोलते हो। इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, देखिए ये एक लो स्ट्रक्चर आएगा, इस पे फॉर्मल चार्ज +1 आएगा, इस पे फॉर्मल चार्ज -1 आएगा। मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं शो कर रहा, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स आएंगे, नाइट्रोजन पे भी 2 लोन पेयर्स आएंगे। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरी कैनोनिकल फॉर्म क्या हो सकती है कि नेगेटिव चार्ज कैन कम ऑन ऑक्सीजन। ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं N2O के। N2O को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? N2O को आप प्रिपेयर कर सकते हो ऑन द थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट। एमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे, आप इसमें से 2 मोल्स ऑफ वाटर निकाल दो, क्या बचेगा? N2O बचेगी। या आप क्या देख सकते हो, मीन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। नाइट्रोजन इज इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट और नाइट्रेट में नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालते हो, इट विल कम आउट टू बी +1। ओके, तो ऑन द थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ ammonium nitrate you will get N2O, which is also known as laughing gas. And it acts as a anesthetic agent. कहाँ यूज होती है? डेंटिस्ट्री में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, वो ऑड नंबर आएंगे तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ये ऑक्टेट रूल पे आप इसकी फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये आपने लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में भी क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। नाइट्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? इट इज़ +2। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कैसा आता है? नाइट्रोजन हैज़ 1 ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। नाइट्रिक ऑक्साइड को देखो हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। आप NaNO2 लेते हो, फेरस सल्फेट लेते हो, H2SO4 लेते हो। देखो जो फेरस सल्फेट होता है ये बहुत इजीली फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाता है। फेरस कैन गेट ऑक्सीडाइज टू फेरिक, फेरिक सल्फेट बन गया। अब किसी को तो रिड्यूस होना पड़ेगा अगर फेरस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो। नाइट्रोजन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये रिड्यूस होगा टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और आपको नाइट्रिक ऑक्साइड दे देगा। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट NaHSO4 एंड वाटर। ये आगे जाके देखेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड और बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी। इन सब को जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेनली आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड ही बनती है। जब लेसर एक्टिव मेटल्स को आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे, यू विल गेट NO। ये अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ कर लेंगे ना तो यहाँ पे NO2 बननी स्टार्ट हो जाएगी। N2O के बारे में भी आपने ध्यान रखना है कि जो N2O है दैट इज़ अ कलरलेस गैस। ये यहाँ पे दिया हुआ है, एंड इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। तो नाइट्रोजन की ये जो 2 ऑक्साइड्स होती हैं, दीज आर न्यूट्रल, बाकी सारी एसिडिक होंगी। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ती जाएगी।
तो N2O इज अ कलरलेस गैस एंड इट इज न्यूट्रल इन नेचर। सेम चीज NO के साथ है, NO इज ऑल्सो अ कलरलेस गैस और न्यूट्रल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा रहता है, इसमें कोई NON बॉन्ड नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर ये आएगा। ओके, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ये भी तो बन सकता है। आप एक डेटिव बॉन्ड को बुक्स में जैसे दिया होता है ना, या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिया होता है, तो आप डेटिव बॉन्ड को एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय गिविंग फॉर्मल चार्जेस ऑन डोनर एंड एक्सेप्टर एटम। डोनर एटम पे आप +1 फॉर्मल चार्ज डाल दोगे और एक्सेप्टर एटम पे -1। डेटिव बॉन्ड को आप एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो प्रोवाइडेड आप पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज डाल दो डोनर एटम पे और नेगेटिव चार्ज डाल दो एक्सेप्टर एटम पे, ठीक है। तो ये N2O3 का स्ट्रक्चर जैसे आपको बुक्स में दिख जाएगा और आपको पता है कि ये दोनों जो बॉन्ड लेंथ्स होंगी ये इक्वलेंट होंगी, क्योंकि आप इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो जिसमें कि डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब देखिए डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। कॉम प्रोपोर्शनेशन से आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आपने NO लिया और NO2 ली, NO2 जैसे आपने डायमराइज फॉर्म में ले ली, N2O4 की फॉर्म में ली। बहुत कोल्ड कंडीशन में ही डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड स्टेबल है, ये आप देख सकते हो 250 केल्विन विच इज़ -23 डिग्री सेल्सियस। और एक्चुअल में ना NO2 सिर्फ हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं, मतलब नॉर्मल कंडीशन में NO2 एग्जिस्ट करेगी और बहुत ज़्यादा अगर आप ठंडा कर दोगे तो आपको N2O4 मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब NO2 विल स्टार्ट टू डायमराइज टू गिव यू N2O4, ठीक है। तो N2O4 विल बी स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशंस, सो डज विल बी N2O3। NO2 कहाँ स्टेबल होगी, NO2 थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टेबल होगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इट इज़ +4, और यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। तो आप एवरेज ले लो दोनों का और क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, कॉम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। दो ये ऑक्सीडाइज होके +3 में चली जाएगी और ये रिड्यूस होके +3 में चली जाएगी एंड यू विल गेट N2O3, ठीक है। ये जो N2O3 है दिस इज द ब्लू कलर्ड सॉलिड, तो इसका कलर आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज अ ब्लू सॉलिड, क्योंकि मोलर मास ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करती है। और ऑब्वियसली N2O3 क्या होगी, इट विल बी एसिडिक इन नेचर। N2O3 किस एसिड की एनहाइड्राइड है। N2O3 को अगर आप पानी में डालते हो तो यू विल गेट HNO2, नाइट्रस एसिड आपको मिलता है। तो आप बोल सकते हो कि जो ये डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है दिस इज एन एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, विच इज डिवॉइड ऑफ वाटर, जिसमें से आप पानी निकाल चुके हो। आप 2 मोल्स ऑफ HNO2 से अगर 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, N2O3। N2O3 में दोबारा से पानी डाल दिए तो क्या बन जाएगा, HNO2। फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ऑक्टेट रूल के बेसिस पे आप इसकी फॉर्मेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वो बेंट आता है इस तरीके से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो ना, दोनों बॉन्ड लेंथ्स कंप्लीटली इक्वल आइडेंटिकल आएंगी, इक्वल रहेंगी, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो NO2 और N2O4 दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। NO2 को आप ठंडा करना शुरू कर दोगे तो यू विल गेट N2O4, ये डायमराइज करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ये एक NO2 का मॉलिक्यूल
और ये एक NO2 का मॉलिक्यूल, दोनों के पास एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, शेयरिंग में डाल लेंगे और दोनों में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा टू गिव यू N2O4। अभी हम देखेंगे कि N2O4 का यही स्ट्रक्चर आने वाला है। ठीक है, N2O4 को अगर आप हीट करना शुरू कर दोगे तो ये वापस से क्या बना देगा, NO2। अब NO2 को आप और किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, लेड नाइट्रेट को आप हीट कर दो, लेड नाइट्रेट की हीटिंग पे आपको लेड ऑक्साइड मिलेगा प्लस NO2 मिलेगी प्लस O2 मिलेगी। तो जो NO2 होती है दिस इज अ ब्राउन कलर्ड गैस। NO2 लिबरेट होती है जब भी आप किसी भी मेटल को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करवाते हो। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये हमेशा जब भी रिड्यूस होगा ये NO2 में ही जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये रिड्यूस होगा टू NO2 मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स निकलते हैं और साथ में कॉपर आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक और आपको क्या दे देगा, क्यूप्रिक नाइट्रेट। ओके, तो NO2 इज अ ब्राउन कलर्ड गैस और क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है, वो आपको पता ही है। NO2 जो है दिस इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड एनहाइड्राइड क्यों बोलते हो कि जब आप इसको पानी में डालोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, NO2 वाटर में जाने पे डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगी टू +5 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यू विल गेट नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। ये हमने पहले भी किसी लेक्चर में डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जिसको कि आप N2O4 बोलते हो। N2O4 का स्ट्रक्चर अभी मैंने ड्रॉ किया था, वो कैसा आएगा, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। तो देखिए जो N2O4 है ये कलरलेस सॉलिड या लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करती है और एसिडिक होती है। जैसे NO2 है वैसे ही N2O4 है, क्योंकि नाइट्रोजन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में ही क्या है, +4 है, और नाइट्रोजन बेसिकली जब डायमराइज कर NO2 जब डायमराइज कर जाएगी तो आपको N2O4 दे देगी। N2O4 आप कैसे प्रिपेयर करोगे, NO2 को आप ठंडा करना शुरू कर दो तो N2O4 आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। सिर्फ N2O5 में NON लिंकेज रहेगी, इसका ये स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम्स में स्ट्रक्चर पे एक आधा क्वेश्चन आया ही रहता है। P ब्लॉक में जितने भी कंपाउंड हैं उनके स्ट्रक्चर्स पता रहने चाहिए आपको। दिस इज N2O5। N2O5 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो वो +5 आएगी। आप N2O5 को अगर वाटर में ऐड करते हो तो यू विल गेट HNO3। देख लो दोनों साइड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम आ रही है ना। तो N2O5 को पानी में डालने पे आपको नाइट्रिक एसिड मिलता है। तो अगर हम नाइट्रिक एसिड से वाटर रिमूव कर दें किसी तरीके से तो हमें क्या मिल जाएगी, N2O5। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं सच एज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ये वाटर रिमूव कर देगा HNO3 से। इसमें से वाटर जब आप निकाल दोगे, आपने 4 मोल्स ऑफ HNO3 लिया और 2 मोल्स ऑफ वाटर आपने रिमूव कर दिया, तो आपके पास N2O5 बन जाएगी और P4O10 वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा HPO3 विच इज़ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अभी आपको ये नाम याद रखने थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, बट ये आगे जाके भी आएंगे तो धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाएंगे। तो N2O5 भी क्या होती है, इट इज़ अ कलरलेस सॉलिड, क्योंकि मोलर मास ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करती है। और N2O5 क्या होगी, इट विल बी एसिडिक इन नेचर। तो NO और N2O को छोड़ के बाकी सारी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं, ये दोनों क्या होंगी, न्यूट्रल होंगी।
ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं। अब हम नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स पे आते हैं। नाइट्रोजन ना 3 ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? दोज एसिड्स इन विच द एसिडिक हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन। तो एसिड्स इन विच द एसिडिक, और ये जिसको कि आप आयनाइजेबल या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बोलोगे, इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन, जैसे H2SO4 में होता है। तो ये एक ऑक्सो एसिड है, या H2SO3 में होता है, या H3PO4 में होता है। इसमें जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो देखो किसके साथ लगे हुए हैं? ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए ये ऑक्सो एसिड्स होते हैं। अब जैसे HF, HCl, HBr, HI, ये सारे क्या हैं? ये ऑक्सो एसिड्स नहीं हैं, इनको हाइड्रा एसिड्स बोल देते हैं। ठीक। अब नाइट्रोजन 3 तरीके के ऑक्सो एसिड्स बनाता है, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड ये होता है H2N2O2, ये स्ट्रक्चर होता है इसका, ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर दूसरा होता है नाइट्रस एसिड, वो भी स्टेबल नहीं रहता, ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट वगैरह कर जाता है अगर इसको ज़्यादा देर के लिए आप छोड़ दोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? इट इज़ लाइक दिस। HNO2 को बहुत समय के लिए आप छोड़ दोगे अगर लॉन्ग स्टैंडिंग पे, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है टू गिव यू HNO3 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, यहाँ पे +5 ऑक्सीडाइज हो गया और रिड्यूस हो जाता है +2 में। ठीक है। फिर नाइट्रिक एसिड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका HNO3 है, और वही हमने अभी पढ़ना है। HNO3 को सबसे पहले हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? लैब में प्रिपेयर करने का तो तरीका ये है कि आप नाइट्रेट लो और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो। सोडियम नाइट्रेट ले लो या पोटेशियम नाइट्रेट ले लो या कैल्शियम नाइट्रेट ले लो। तो आपको पता है H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन नाइट्रिक एसिड। तो हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड अपना सॉल्ट बनाता है, तो H2SO4 बीइंग अ स्ट्रॉन्गर एसिड, सोडियम की कोशिश रहेगी कि मैं स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ सॉल्ट बना लूँ, NaHSO4 बन जाएगा एंड HNO3 विल गेट डिस्प्लेस्ड। तो दिस इज योर स्ट्रॉन्गर एसिड और ये अपना सॉल्ट बनाएगा। डाइल्यूट काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 डाल के कुछ नहीं होगा, आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ही डालना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। फिर अब कमर्शियली इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? हाईली इम्पॉर्टेंट, ऑसवाल्ड प्रोसेस से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं? हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं एमोनिया की इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गॉस एट 500 केल्विन एंड 9 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एमोनिया जो होती है दिस गेट्स ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक ऑक्साइड, साथ में पानी मिलेगा आपको। नाइट्रोजन यहाँ पे -3 में है और यहाँ पे +2 में है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपने एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाई है एमोनिया की इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाती है टू गिव यू NO2। +2 से नाइट्रोजन किस में चली गई? +3 में। ऑक्सीजन 0 से -2 में। अब इस NO2 को पानी में डिज़ोल्व करवा लेते हैं, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि NO2 को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करवाओगे, ये एसिडिक ऑक्साइड है ना, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड होती है, आपको क्या दे देगी? HNO3 एंड HNO2, ये मिल जाएगा। और HNO2 तो वैसे भी अनस्टेबल एसिड है ना,
ये भी हमने अभी डिस्कस किया है, ये फिर डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है टू गिव यू HNO3 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये वाला स्टेप अभी पिछली स्लाइड पे आपको बताया है, ठीक है। तो ओवरऑल स्टेप को हम थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, जो कि आपको बुक्स में भी दिखेगा। तो इसकी जगह जो मैं रिएक्शन अभी लिख रहा हूँ वो आप नोट कर सकते हो। बुक्स में भी आपको ऐसे ही दिखेगी कि NO2 जब आप पानी में डालोगे तो यू विल गेट HNO3 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये जो अब नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बनेगी, इसको आप रीयूज़ कर लोगे इस स्टेप में, ऑक्सीडाइज करवा के NO2 बना लोगे और NO2 को फिर से पानी में डालोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, HNO3 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, वो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन इक्वलेंट है कि NO2 को पानी में डाला, डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड बना, नाइट्रस एसिड डिकम्पोज करके आपको नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड दे देगा। तो इस रिएक्शन को कंबाइन करके मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड अल्टीमेटली बनेगी उसको दोबारा से रीयूज कर लेना है। तो NO फॉर्म्ड इज रिसाइकल्ड एंड एक्वस HNO3 जो आपने ऑब्टेन किया है, इसको हम कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं बाय डिस्टिलेशन। वाटर वगैरह इसमें से रिमूव कर देते हैं बाय मीन्स ऑफ डिस्टिलेशन, और 68% HNO3 आप ऑब्टेन कर लेते हो बाय मास, बाय मीन्स ऑफ डिस्टिलेशन। इसके बाद डिस्टिलेशन फर्दर आपको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं दे सकती, रीज़न बीइंग कि ये एजियोट्रोप बना लेता है। फर्दर आप डिस्टिलेशन नहीं करवा पाओगे क्योंकि ये एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन है, जो कि लिक्विड सॉल्यूशंस में भी आपको बताया था। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स को आप बाय मीन्स ऑफ डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिक्विड फेज की कॉम्पोजिशन होगी वही वेपर फेज की कॉम्पोजिशन आएगी। अगर आप इसको फर्दर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो तो आपको यूज़ करना पड़ता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। डिस्टिलेशन नहीं करवाओगे अब 68% HNO3 से वाटर निकालने के लिए आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हो, जो कि आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। वाटर निकल जाएगा एंड यू कैन अचीव अ कॉन्सेंट्रेशन अप टू 98% बाय मास। 98% HNO3 आप प्रिपेयर कर सकते हो 68% HNO3 से बाय यूजिंग दिस स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फिर नाइट्रिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर है, देखिए ये स्ट्रक्चर आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है। डेटा बॉन्ड को हम इस तरीके से शो कर लेते हैं एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा को क्या होगा कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए। नाइट्रिक एसिड एक अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। पानी में डालने पे आपको H पॉजिटिव आयंस और नाइट्रेट आयंस दे देगा ना। ये अच्छा एसिड क्यों, क्योंकि नाइट्रेट आयन जो कि इसका कॉन्जुगेट बेस है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। नाइट्रेट आयन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी इसमें। ये नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर आएगा। तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो इसके। एक्चुअल में ऑल 3 NO बॉन्ड लेंथ्स विल बी कंप्लीटली आइडेंटिकल। रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना ये। और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे ऑक्सीजन एटम्स पे। हर NO बॉन्ड में कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ये आपका हाइब्रिड है और ये 3 कैनोनिकल फॉर्म्स इधर की तरफ बनाई हैं, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड देखो। जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है वो कलरलेस लिक्विड रहता है, उसमें से कुछ फ्यूम निकलते रहते हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड खुद ब खुद डिकम्पोज होता रहता है। तो कुछ आपको जैसे NO2 के फ्यूम्स दिखेंगे या कुछ N2O के फ्यूम्स निकलते रहते हैं उसमें से। तो इट इज़ अ कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड विद पंजेंट ऑर्डर। फिर इम्प्योर नाइट्रिक एसिड यूजुअली यही आपको देखने को मिलता है। इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहा जाता है।
इट इज़ येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जैसे NO2 का कलर होता है ना, बाकी सब तो कलरलेस रहती हैं, तो NO2 जब HNO3 में डिजॉल्व फॉर्म में रहती है तो वो HNO3 को कुछ कलर दे देती है विच इज़ येलो इन कलर। ठीक है। जो प्योर नाइट्रिक एसिड है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन है। ये देख लो, अगर याद रहता तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। और आपको पता है जो लेबोरेटरी ग्रेड HNO3 है वो 68% बाय मास होता है, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से तो काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है। ये बेसिकली 68% बाय मास हम क्यों यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक हम ईजिली प्रिपेयर कर लेते हैं। फर्दर इसकी कॉन्सेंट्रेशन अचीव करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करना पड़ता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। HNO3 को आप डीकम्पोज करवा सकते हो ऑन हीटिंग। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को हीट करोगे तो यू विल गेट वाटर। वाटर तो हमेशा मिलना ही मिलना है। NO2 देखो, नाइट्रोजन अगर +5 से +4 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, किसी को तो ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर एक ऑक्सीजन ही बचता है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है। ऑक्सीजन -2 से 0 में जाएगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो HNO3 की डिकम्पोजिशन पे यू विल गेट अ ब्राउन कलर्ड गैस, और एक कलरलेस गैस साथ में लिबरेट होगी। फिर अब देखते हैं एसिडिक नेचर। HNO3 का हमें पता ही है कि अच्छा एसिड है, एसिडिक नेचर रहेगा, इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। पानी में डालने पे इट विल गिव यू हाइड्रोनियम आयंस, H पॉजिटिव आयंस देगा ना। H पॉजिटिव आयंस पानी में फ्री स्टेट में तो होते नहीं, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट हो जाते हैं टू गिव यू H3O पॉजिटिव, जो कि आपके हाइड्रोनियम आयंस हैं। साथ में नाइट्रेट आयंस मिलेंगे। अब जैसे आप जब बेसिक सब्सटेंसेस को HNO3 के साथ ट्रीट करवाओगे, क्या होगा? रिएक्शन होगा इनमें, एसिड बेस रिएक्शन होगा। कैल्शियम नाइट, जैसे आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, क्विकलाइम लिया, HNO3 में डाला, रिएक्शन विल बी हाईली एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन होनी है, सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर। आपने यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, HNO3 लिया। सोडियम किसके साथ सॉल्ट बनाएगा? स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ। दिस इज योर स्ट्रॉन्गर एसिड। NaNO3 बनेगा, वीकर एसिड डिस्प्लेस हो जाएगा। NaHCO3 किस एसिड का सॉल्ट है? कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट है, वीक एसिड है, बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड डिस्प्लेस हो गया है, और ये तो वैसे भी बहुत इजीली डिकम्पोज कर जाता है टू गिव यू वाटर एंड CO2। ठीक है। फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर। HNO3 बहुत ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज़ करोगे ना किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए, HNO3 खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूस इसलिए होगा क्योंकि नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है। नाइट्रोजन +5 से तो ज़्यादा और कुछ तो शो कर नहीं सकता, ये नीचे ही जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस ही हो सकता है। तो जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज़ करोगे टू ऑक्सीडाइज अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, ये हमेशा NO2 बनाएगा। NO2 में नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और अगर डाइल्यूट HNO3 आप यूज़ करते हो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नाइट्रोजन +5 से +2 में जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हमेशा आपको NO2 देगा, डाइल्यूट HNO3 हमेशा NO नहीं देगा, मोस्ट केसेस में। ठीक है। अब इसको भी समझने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड NO2 इसलिए बना रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसलिए जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में HNO3 आपने बहुत भर भर के लिया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिया है। तो HNO3 के मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा हैं तो हर किसी को सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा,
हर HNO3 मॉलिक्यूल के हिस्से में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा। अगर आप डाइल्यूट HNO3 लेते हो तो HNO3 मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो अब हर HNO3 के हिस्से में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसलिए डाइल्यूट HNO3 के केस में आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के केस में आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कम देखने को मिल रहा है। दोबारा से समझिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मतलब क्या है कि आपने बहुत सारा HNO3 लिया ना एक सॉल्यूशन में, इन अ गिवन वॉल्यूम HNO3 के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर HNO3 के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं तो हर एक HNO3 के मॉलिक्यूल को सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही मिल पाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं ना मिलेंगे। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। वाइल इन द केस ऑफ डाइल्यूट HNO3 के मॉलिक्यूल्स क्योंकि कम कम है, हर किसी के हिस्से में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ हमेशा NO2 और डाइल्यूट के साथ NO इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कई और केसेस में हम देखेंगे एमोनियम नाइट्रेट भी बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी बनेगी। तो वो सारे केसेस अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स पे डाइल्यूट HNO3 का तो कोई भी एक्शन नहीं रहता। नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन करवानी है ना आपने, तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ही यूज़ करना पड़ेगा। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, सल्फर की करवाएंगे, फॉस्फोरस की करवाएंगे, आयोडीन की करवाएंगे, आर्सेनिक की करवाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। कार्बन बहुत ईजिली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज हो जाता है। यूजली क्या होता है, HNO3 इतना ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये नॉन मेटल्स को अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर देगा। तो कार्बन देखो मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, +4 तक जाएगा, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14। और +4 में ये क्या बनाता है, CO2 तो वैसे भी इतना स्टेबल मॉलिक्यूल है। कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, नाइट्रोजन रिड्यूस होगी। कौन सा एसिड यूज़ किया आपने, कॉन्सेंट्रेटेड, क्या बनेगा, नाइट्रोजन +5 से +4 में जाएगा। ठीक है, लॉजिकल है पूरा। सल्फर 0 से किस में ऑक्सीडाइज होगा, +6 में। +6 में सल्फर क्या बनाता है, SO3 बनाता है या H2SO4 बनाता है। SO3 को आप पानी में भी डाल दोगे, क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। और साथ में NO2, साथ में वाटर, वो बैलेंस करने के लिए आप डाल सकते हो। फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड इट विल गिव यू H3PO4, साथ में NO2। आयोडीन ऑक्सीडाइज होगा, +7 तक नहीं जाता ये। जो +7 में ना पर आयोडिक एसिड बनता है, वो खुद एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये +5 तक ही जाएगा। +5 भी तो देखो एक हैलोजन की कितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। HNO3 इस आयोडीन को 0 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाएगा, और +5 में आयोडीन आयोडिक एसिड बनाता है, HiO3। और आर्सेनिक फिर किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ये ग्रुप 15 को ही बिलोंग करता है। आर्सेनिक विल गेट ऑक्सीडाइज टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +5 में ये बनाएगा आर्सेनिक एसिड। और HNO3 तो आप देख सकते हो हर सिनारियो में किस में जा रहा है, NO2 में जा रहा है, +5 से +4 में जा रहा है। दूसरे एलिमेंट का देखते हैं, ये सब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, देखो कार्बन जा रहा है +4 में, सल्फर जा रहा है +6 में, फॉस्फोरस जा रहा है +5 में, आयोडीन जा रहा है +5 में, आर्सेनिक जा रहा है +5 में। ठीक है, तो दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या सिंपली फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज आयोडिक एसिड। फिर बोल रहा हूँ आयोडीन को +7 तक नहीं लेके जाना, क्योंकि HiO4 हम देखेंगे बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर आयोडिक एसिड, ऑर्गेनिक में भी यूज होता है। फिर ये क्या है, ये आपका आर्सेनिक एसिड है। ठीक, लॉजिक फॉलो करोगे तो रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा, नहीं तो ये सारी रिएक्शंस जैसे आप ब्लाइंडली क्रैम नहीं कर सकते। फिर अब देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है ना कि NO रिलीज होगी विद डाइल्यूट HNO3 और NO2 रिलीज होगी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ।
तो हम ये कुछ कंपाउंड्स लेते हैं, इनको हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी। कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करोगे तो NO2 लिबरेट करवा देना, डाइल्यूट यूज़ करोगे तो NO लिबरेट करवा देना। H2S है, सल्फ़र यहाँ पे -2 में है, तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2S वैसे भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। सल्फ़र -2 से जाएगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सल्फ़र बनेगा वो प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा, सॉल्यूशन के बाहर आ जाएगा। डाइल्यूट HNO3 यूज़ किया है यहाँ पे, नाइट्रोजन +5 से रिड्यूस होगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, NO बनेगा। साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस में जाएंगे, वाटर में जाएंगे। रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, वो आप खुद से कर सकते हो। फिर अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लोगे, फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, बनेगा तो सल्फ़र ही। सल्फ़र -2 से 0 में चला जाएगा, ऑक्सीडाइज हुआ है। नाइट्रोजन +5 से किस में चला जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, NO2 बनेगी, साथ में वाटर। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज़ किया है तो NO2 बनाई है, डाइल्यूट यूज़ किया है तो NO बनाई है। SO2 अगर हम लेते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज करवाते हैं, सल्फ़र बड़ा इजीली +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, क्योंकि +6 में क्या बनाता है, H2SO4। H2SO4 बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है ना, और साथ में क्या बन जाएगा देखिए, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 यूज़ किया है तो NO बन जाएगी। फेरस सल्फेट लिया है आपने, तो फेरस तो बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, फेरिक में थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो डालना होता है आपने। तो डाइल्यूट HNO3 जब आपने डाला, जो कि जिसमें कि नाइट्रोजन +5 में है, तो ये फेरस ऑक्सीडाइज होगा फेरिक में, फेरिक सल्फेट बन जाएगा आपके पास, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट नाइट्रिक ऑक्साइड। ये देखिए, ये रिएक्शन ना हम यूज़ करेंगे अभी थोड़ी देर बाद ब्राउन रिंग टेस्ट में। ब्राउन रिंग टेस्ट में पता है क्या होता है कि आपने जैसे फेरस सल्फेट में HNO3 डाला, HNO3 में आप एक्चुअल में जैसे फेरस सल्फेट डालोगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो लिबरेट होती है, वो जो अनरिएक्टेड फेरस सल्फेट होता है उसके साथ एसोसिएट होना शुरू कर देती है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके कारण एक ब्राउन सी रिंग आ जाती है आपकी टेस्ट ट्यूब में। इसको ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं, विच इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई नाइट्रेट आयंस। तो ये भी पढ़ते हैं थोड़ी देर में। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को अब ऑक्सीडाइज करवाएंगे। देखिए HNO3 चाहे बहुत अच्छा एक एसिड है, फिर भी वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता, क्योंकि HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी होगी वो भी ऑक्सीडाइज हो जाती है टू वाटर, तो HNO3 खुद रिड्यूस हो जाएगा और आपको कोई ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दे देगा, सच एज N2O, NO और NO2। तो अगर आप हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवाना चाहते हो तो सिर्फ यही दो मेटल्स आप यूज़ कर सकते हो, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। और नाइट्रिक एसिड भी आपका कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। तो 1 to 2% HNO3 के साथ मैग्नीशियम और मैंगनीज हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देंगे, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा, यहाँ पे मैंगनीज 2 नाइट्रेट बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे ना तो ये हाइड्रोजन गैस विल स्टार्ट टू गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर, HNO3 रिड्यूस हो जाएगा। यही होता है कि अगर आप HNO3 कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी भी ज़्यादा कर दोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती, यू गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। या तो आपको मिलता है देखो NH4NO3, या आपको मिलेगा N2O, या आपको मिलती है NO, या आपको मिलती है NO2। NO2 तो फिक्स्ड है आपकी, जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया तब आपको NO2 मिलेगी। जो एक्टिव मेटल्स रहते हैं ना, वो या तो आपको एमोनियम नाइट्रेट देंगे या N2O देंगे, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है हाइड्रोजन से ज़्यादा। कोल्ड कंडीशंस में वो एमोनियम नाइट्रेट देंगे और हॉट कंडीशंस में वो N2O देंगे विद डाइल्यूट HNO3, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तो आपको पता ही ना NO2 लिबरेट होनी है। तो रिएक्टिव मेटल्स विद डाइल्यूट HNO3 अंडर कोल्ड कंडीशन विल गिव यू एमोनियम नाइट्रेट, हॉट कंडीशन पे क्या दे देंगे, N2O दे देंगे।
और ये आप समझ सकते हो कि हॉट कंडीशन पे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एमोनियम नाइट्रेट को अगर आप गर्म कर दोगे, हीट कर दोगे, ये थर्मली डिकम्पोज कर जाता है। थोड़ी देर पहले आपको ये रिएक्शन बताया है, नहीं याद तो आप फिर एक कॉम प्रोपोर्शनेशन देख लो, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो इसकी, वो या वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकाल दो, N2O बन जाएगी। ठीक है, तो रिएक्टिव मेटल्स विद डाइल्यूट HNO3 अंडर कोल्ड कंडीशंस विल गिव यू अमोनियम नाइट्रेट, हॉट कंडीशन पे N2O मिल जाएगी, क्योंकि अगर अमोनियम नाइट्रेट बनेगा भी तो हॉट कंडीशन पे ये डिकम्पोज कर जाएगा टू गिव यू N2O। डन। NO कौन देगा? जो लेसर एक्टिव मेटल्स हैं, ये भी देखते हैं, सारे केसेस अभी पढ़ते हैं, सच एज कॉपर, सिल्वर, मरकरी और लेड भी। लेड चाहे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, बट आपको कोल्ड कंडीशंस में NO दे देगा। ठीक है, लेड भी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल नहीं है, हाइड्रोजन से थोड़ा सा ही ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। एक्टिविटी सीरीज़ में अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी देखोगे तो लेड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। तो अब देखते हैं, हमने एक्टिव मेटल्स लिए हैं, जिंक लिया है, टिन लिया है और आयरन लिया है। यहाँ पे हमने डाइल्यूट HNO3 लिया है और कंडीशन भी हमने क्या ली है? कोल्ड ली है। तो आप अब समझ सकते हो कि प्रोडक्ट्स क्या क्या बनने वाले हैं। जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा और साथ में आपको एमोनियम नाइट्रेट दे देगा। बैलेंस करने के लिए अगर कुछ वाटर ऐड करना पड़े तो वो कर सकते हैं। ठीक है, टिन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक, और साथ में आपको क्या दे देगा? एमोनियम नाइट्रेट। और अगर आयरन है तभी आपको क्या मिल जाएगा? फेरस नाइट्रेट मिलेगा, साथ में एमोनियम नाइट्रेट। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम भी होता तो वो भी आपको क्या दे देता? मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस एमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, यही अगर हॉट कंडीशन कर दें, हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 ले लें, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं अभी लिया हमने, डाइल्यूट HNO3 के साथ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ले लिया है क्या होगा? जिंक नाइट्रेट बना था, एमोनियम नाइट्रेट बना था, एमोनियम नाइट्रेट जैसे डिकम्पोज कर जाएगा टू गिव यू N2O एंड वाटर, तो नाइट्रस ऑक्साइड इस केस में मिल रही है। सिमिलरली मैग्नीशियम लिया आपने डाइल्यूट HNO3 के साथ, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा, एमोनियम नाइट्रेट बनना था, N2O बना प्लस वाटर ठीक है, तो ये हमारे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स थी, उन मेटल्स की जो कि ज़्यादा रिएक्टिव हैं देन हाइड्रोजन। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ तो दिक्कत ही नहीं है, चाहे मेटल जैसा मर्जी हो, चाहे ज़्यादा रिएक्टिव हो चाहे लेस रिएक्टिव हो, आपको क्या मिलना है? NO2 ही मिलना है हमेशा। जिंक ऑक्सीडाइज होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिंक नाइट्रेट बनेगा, साथ में NO2, हमेशा NO2 बनेगी। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। बिस्मथ किस ग्रुप को बिलोंग करता है? बिस्मथ बिलोंग्स टू ग्रुप 15, ये ऑक्सीडाइज होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक। ये तो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है ना, +5 तक तो जाता ही नहीं है। लेड ऑक्सीडाइज होगा टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेड नाइट्रेट बनेगा। और टिन ऑक्सीडाइज होगा टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +4 में ये बनाता है स्टैनिक एसिड। बाकी साथ में तो ये NO2 ही बननी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। यहाँ पे आपका कौन सा एसिड बन रहा है? दिस इज स्टैनिक एसिड। लेड भी +4 में नहीं जाता, इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना। जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है ना, P ब्लॉक के जितने भी ग्रुप्स में आप देखोगे, जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर पाता। लेड भी +4 में आपको पता है कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। PbO2 होता है, PbO2 इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और साथ में तो चलो NO2 ही बननी है क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, क्रोमियम, ये सब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से क्या हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं, ज़्यादा फिर रिएक्ट नहीं करते। थोड़ा सा तो आपको रिएक्शन देखने को मिलता है, फिर रिएक्शन बंद हो जाएगा। रीज़न बीइंग इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, तो जो कि फर्दर मेटल को प्रिवेंट करती है रिएक्ट करने से। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं उन मेटल्स की ऑक्सीडेशन बाय HNO3 जो कि कम रिएक्टिव हैं देन हाइड्रोजन। इसमें देखो लेड भी मैंने साथ में लिखा हुआ है। लेड हाइड्रोजन से थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव है, बट जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सिमिलर बनेंगे। आपको साथ में मिलना क्या है, देखो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलनी है इस केस में। डाइल्यूट HNO3 के साथ वो मेटल्स जो कि कम रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से, दोज विल गिव यू नाइट्रिक ऑक्साइड। कॉपर किस में ऑक्सीडाइज होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्यूपरिक नाइट्रेट बनाएगा। सिल्वर किस में ऑक्सीडाइज होगा, Ag पॉजिटिव में, सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा। मरकरी ऑक्सीडाइज होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनाएगा। लेड ऑक्सीडाइज होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेड नाइट्रेट बनाएगा। साथ में क्या मिल रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। बस इतना सिंपल है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ आप देख सकते हो NO2 लिबरेट होनी है। कॉपर किस में जाएगा, क्यूपरिक में जाएगा, क्यूपरिक नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, मर्क्यूरिक नाइट्रेट। अच्छा हाँ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के केस में मरकरी, सॉरी यहाँ पे मर्क्यूरस में जाएगा। ये दिस इज मर्क्यूरस नाइट्रेट। यहाँ पे मरकरी +1 तक ही ऑक्सीडाइज होगा और कॉन्सेंट्रेट के साथ ही +2 में चला जाएगा। ठीक है, ये एक और पॉइंट है जो आपने दिमाग में रखना है। ये कब है, जब एसिड डाइल्यूट है। कॉन्सेंट्रेट के साथ इट विल गिव यू मर्क्यूरिक, बाकी NO2 बनेगी कॉन्सेंट्रेट के केस में, और डाइल्यूट के केस में NO बनेगी। अब नोबल मेटल्स जो गोल्ड और प्लेटिनम है, तो देखो ये तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। तो अगर आप इनको डिज़ोल्व करवाना चाहते हो, ऑक्सीडाइज करवाना चाहते हो, तो आपको HNO3 से भी ज़्यादा अच्छा रिएजेंट यूज़ करना पड़ता है। तो हम यूज़ करते हैं एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1 by mass। ठीक है, तो जब आप HNO3 को concentrated HCl के साथ ट्रीट करते हो, यू गेट नाइट्रोसिल क्लोराइड, साथ में आपको मिलता है वाटर, एंड यू गेट नेसेंट क्लोरीन। तो दिस नेसेंट क्लोरीन विल रिएक्ट विद गोल्ड एंड प्लेटिनम। जैसे आपने गोल्ड लिया, उसमें नेसेंट क्लोरीन, उसमें ये एक्वा रिजिया डाल दिया ना, तो नेसेंट क्लोरीन जो लिबरेट होगी, दिस नेसेंट क्लोरीन विल रिएक्ट विद गोल्ड टू गिव यू ऑरिक क्लोराइड, AuCl3 बनेगा। दिस AuCl3 विल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आपने डाला हुआ है ना एक्वा रिजिया में, और आपके पास बनता है क्लोरोऑरिक एसिड। ओवरऑल देखा जाए तो रिएक्शन क्या हुआ है,
आपने गोल्ड में डाला एक्वा रिजिया विच इज़ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड HCl, आपको मिलेगा क्लोरोऑरिक एसिड, अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट नाइट्रोसिल क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है। सिमिलरली अगर आप प्लेटिनम लेते हो और उसको एक्वा रीजियन में डालते हो, जो नेसेंट क्लोरीन होगी, दिस विल गिव यू PtCl4। दिस PtCl4 will dissolve in concentrated HCl to give you chloroplatinic acid H2PtCl6। ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखो तो क्या हुआ है, आपने प्लेटिनम को एक्वा रीजिया में डाला, HNO3 और HCl का मिक्सचर था, तो यू विल गेट H2PtCl6, साथ में मिलेगा आपको NOCl प्लस वाटर। दिस इज नाइट्रोसिल क्लोराइड एंड दिस इज क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। तो ये जो एक्वा रीजिया है ये हम यूज़ करते हैं टू डिज़ोल्व नॉन नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम, क्योंकि ये मेटल्स इतने ज़्यादा पैसिव होते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। इज यूज्ड टू डिज़ोल्व नोबल मेटल्स। ठीक है। अब HNO3 का हम एक्शन देखते हैं ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर आप केन शुगर लेते हो, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हो, ये आपका बेसिकली सुक्रोज है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ये हम बायोमोलिक्यूल्स में जाके देखेंगे कि केन शुगर में ना बहुत सारे OH ग्रुप्स रहते हैं, बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप्स रहते हैं। तो अल्कोहल्स अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें हैं, बट अभी के लिए आप याद रख सकते हो कि केन शुगर को जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करते हो तो यू गेट ऑक्सैलिक एसिड। जो कि टोमेटो में होता है, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड। फिर आपने ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर पढ़ा हुआ है, आपने बेंजीन की नाइट्रेशन करवाई हुई है यूजिंग दिस नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर होता है। इसमें ना NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था। अगर मैकेनिज्म किसी को अभी याद हो, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोबारा से करेंगे। तो वो NO2 पॉजिटिव इस बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता था, नाइट्रेशन हो जाती थी, NO2 ग्रुप लग जाता था, तो आप नाइट्रोबेंजीन बना लेते थे। यही अगर आपकी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हो ना, जो कि बेंजीन रिंग को टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक और ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, तो आपके पास एक NO2 नहीं लगता, और ज़्यादा NO2 लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो CH3 का अगर याद हो तो प्लस H इफेक्ट रहता है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करेंगे। इसमें ट्राई नाइट्रेशन हो जाती है, मतलब तीनों पोजीशंस पे NO2 लग जाएगा, और ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुइन। इन शॉर्ट इसको क्या बोला जाता है, TNT। ये एक्सप्लोजिव्स में यूज होता है बहुत एक्सटेंसिवली। अब ऐसे आप ग्लिसरॉल में अगर HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो यू विल गेट ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट, या जिसको ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल भी बोला जाता है। ये आपको मिलता है विच इज़ ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट, या इसको ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। ये ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट या ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल एंड TNT जो भी मैंने आपको बताया था ट्राई नाइट्रोटोलुइन,
ये दोनों ही यूज़ होते हैं एज एक्सप्लोजिव्स। जो डायनामाइट एक्सप्लोजिव होता है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, इसमें जैसे 2 NO2 ग्रुप्स, 3 NO2 ग्रुप्स लगे हैं, ऐसे एक डायनाइट्रेट फॉर्म भी होती है जिसमें 2 NO2 ग्रुप्स होते हैं। ये दोनों के मिक्सचर को हम एड्जॉर्ब करवा लेते हैं ओवर काइजलगर। तो दिस काइजलगर इज एन एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका। ये NCERT में दिया हुआ है क्लास 11th के पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो उसके ऊपर हम इन एक्सप्लोजिव्स को एड्जॉर्ब करवा लेते हैं और वो डायनामाइट होता है। फिर जो नाइट्रिक एसिड है वो स्किन को येलो टर्न कर देता है इस तरीके से। दिस इज बिकॉज कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको येलो कलर्ड कंपाउंड दे देते हैं जो कि ज़ेंथोप्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। फिर अब ब्राउन रिंग टेस्ट देखते हैं नाइट्रेट आयन का क्या होता है। देखो, आपके पास अगर सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन है, आपने उसको डिटेक्ट करना है, तो आप क्या करते हो, आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन उसमें डालते हो। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाइल्यूट सॉल्यूशन आपने इस नाइट्रेट आयन के सॉल्यूशन में डाल देना है एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप ऐड करते हो धीरे धीरे। टेस्ट ट्यूब को ना ऐसे टिल्ट कर लेते हो, टिल्ट करके धीरे धीरे H2SO4 उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना स्टार्ट करोगे। आप इतना समझते हो कि नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन जो है दिस इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और फेरस +2 में है। फेरस तो वैसे भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है ना, किस में, फेरिक में। तो फेरस विल गेट ऑक्सीडाइज टू फेरिक, नाइट्रेट विल गेट रिड्यूस टू नाइट्रिक ऑक्साइड। कुछ फेरस सल्फेट फेरिक में ऑक्सीडाइज होता है, रिमेनिंग फेरस सल्फेट अभी सॉल्यूशन में पड़ा होता है। तो जो फेरस आयंस होते हैं जो एक्वा स्टेट में होंगे वो इस नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जो कि ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसके कारण एक ब्राउन कलर आता है। ये ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। ऐसे एक ब्राउन कलर की रिंग आपको देखने को मिलेगी एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड्स। आपने नीचे की तरफ सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था नाइट्रेट आयन का, उसमें आपने डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। उसके बाद जब आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 उसमें डालना शुरू करोगे, एट द इंटरफेस ऑफ द टू लिक्विड्स, दो सॉल्यूशंस के इंटरफेस पे ऐसे ब्राउन कलर की रिंग बननी शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है, इट इज़ पेंटा एक्वा। अभी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दोबारा से पढ़ेंगे। पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 आयन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ना, वो +2 नहीं आएगी, क्योंकि जो NO होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, NO पे चार्ज 0 नहीं रहता, NO एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ NO पॉजिटिव। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस पे ओवरऑल चार्ज +1 है, तो आप देख सकते हो आयरन पे भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल बी +1। पता लगा है तो ठीक है, नहीं पता लगा तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखेंगे। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट है, एक बार देख लेते हैं सारा दोबारा से। तो इट इज़ कैरिड आउट बाय एडिंग डाइल्यूट फेरस सल्फेट टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट एंड देन केयरफुली एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 along the sides of the tube। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, ऐसे नहीं करना कि सॉल्यूशन मिक्स कर दिए फिर ब्राउन रिंग आ नहीं पाएगी, ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी। धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपने डालना है टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके। ये आप लैब में भी करोगे क्लास 12th में। तो अ ब्राउन रिंग एट द इंटरफेस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेयर्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है ब्राउन रिंग में, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये भी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, जेई एडवांस में शायद किसी ईयर, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को आप किस में एब्जॉर्ब करवा सकते हो। देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड ना न्यूट्रल रहती है, तो आप इसको किसी भी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस में एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते। आप सिर्फ ऐसे सब्सटेंसेस में एब्जॉर्ब करवा सकते हो जिनके साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। तो उसमें एक ऑप्शन ना फेरस सल्फेट थी,
तो FeSO4 अब आपको पता है ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा, तो इस फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में आप नाइट्रिक ऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रिक एसिड तो बहुत वाइडली यूज़ होता है। इसका जो मेजर यूज़ है दैट इज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स, और भी बहुत सारे नाइट्रेट्स बनाने में यूज़ होता है, जो कि यूज़ करते हैं हम एक्सप्लोजिव्स बनाने में या पायरोटेक्निक्स में। ऐसे जो आपके कुछ रॉकेट्स वगैरह रहते हैं जो आप दिवाली पे चलाते हो, या और ज़्यादा ऐसे फायर क्रैकर्स रहते हैं, उसमें भी HNO3 का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। फिर जो नाइट्रिक एसिड है इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स, ये भी हमने देखा है। अदर मेजर यूजेस आर पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। पिकलिंग होती है सॉर्ट ऑफ क्लीनिंग, एंड एचिंग ऑफ मेटल्स। एचिंग होती है एनग्रेविंग, जैसे मेटल्स पे कुछ एनग्रेव करना है तो फिर हम HNO3 का यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइज़र, जो कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन रॉकेट फ्यूल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।